हेलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद अवर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। एंड हम लोग वीडियो सीरीज में अब क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको यहीं पे फेयरली लिख के दे दूंगा, तो आप उससे नोट्स बना लेना, ठीक है। तो मेक श्योर कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको, अपने से एक्स्ट्रा कोई पॉइंट ऐड नहीं करना। बिकॉज क्या होता है कि समटाइम आप कुछ और समझ जाते हो, जिसकी वजह से आप नोट्स में कुछ और लिखते हो, तो एग्जाम के टाइम पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो मेक श्योर कि जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वही आपके फेयर नोट्स में होना चाहिए। इससे पहले लिखना कुछ नहीं है, पहले आपको फर्स्ट हाफ देख के समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड हाफ में हम लोग आराम से लिखेंगे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, म्यूटा रोटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटा रोटेशन होता क्या है, ठीक है। और उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। सपोज एक अंकल जी थे, ठीक है। अंकल जी ने क्या किया कि एक सोल्यूशन बनाया। अंकल जी ने एक सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन किसका बनाया उन्होंने, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। अब उन्होंने सोल्यूशन बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज का। अब मैंने आपको जीओसी में एक टर्म पढ़ाया था, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि आप जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को पास करते हो किसी सोल्यूशन में से, वो सोल्यूशन में कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब कि इसके जो लाइट के जो सारे लाइट के वेक्टर है वो क्या होते हैं, सारे एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते रहते हैं। अब अगर हम इसको यहां से पास करें तो इस प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन होता है वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अगर वो राइट हैंड साइड में रोटेट हो सकता है या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो वैसे प्रैक्टिकली हमने फाइंड किया कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, उन्होंने देखा कि इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू आती है वो कितनी है बेटा, 112 डिग्री, 112 डिग्री, ठीक है। मतलब ये 112 डिग्री लाइट को क्या करने वाला है, डिग्री से घुमाने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब तो अंकल ने क्या बोला कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक सोल्यूशन बनाता हूँ, इसकी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करता हूँ, इसमें से लाइट पास करवाता हूँ, तो ये कितने एंगल से रोटेट करना चाहिए, इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए, 112 डिग्री। बट अंकल जी चले गए कहाँ पे, चाय पीने। और 5 मिनट बाद जब वो लौट के आते हैं बेटा, तो क्या वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार स्टार्टिंग में तो 112 डिग्री ही था, बट आफ्टर 5 मिनट या फिर कोई भी टाइम बाद, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होता है कि इसका जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो चुका है। अब वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाता है, 52.5 डिग्री। तो अंकल जी थोड़ा टेंशन में आ गए कि भाई साहब मैं तो सोचा था कि अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया मैंने, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना होना चाहिए, 112 डिग्री, बट 5 मिनट बाद तो वो कम हो के कितना हो गया, 52.5 डिग्री हो गया। तो अंकल जी बोले एक काम करता हूँ यार, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए बात हुई, एक काम करता हूँ मैं सोल्यूशन बनाता हूँ किसका, बीटा डी ग्लूकोज। किसका सोल्यूशन बनाता हूँ, बीटा डी ग्लूकोज का, है ना बेटा। अब बीटा डी ग्लूकोज का उन्होंने सोल्यूशन बनाया, तो बीटा डी ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, वो होता है बेटा, इनका अल्फा होता है 19 डिग्री। तो अंकल जी ने सोचा चलो ठीक है, मैंने सोल्यूशन बनाया तो इसमें से लाइट डालूंगा, तो इसमें जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना आएगा, 19 डिग्री आएगा। बट अंकल जी वापस से 5 मिनट के लिए कहां चले गए, चाय पीने चले गए। तो 5 मिनट बाद जब वो वापस से आते हैं तो देखते हैं यार ये तो 19 डिग्री होना चाहिए था इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि अब चेंज होके क्या हो चुका है, 52.5 डिग्री। अब अंकल जी देखते हैं यार ये तो दोनों के लिए दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो अंकल जी क्या सोचते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज किसका स्ट्रक्चर के दो फॉर्म है, ये डी ग्लूकोज के दो फॉर्म है, ठीक है। डी ग्लूकोज के हमको टोटल कितने अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, 3 स्ट्रक्चर। 3 में से कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, OH नीचे की तरफ होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो अंकल जी ने एक बात बोली कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज का हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया तो कुछ अमाउंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो जाएगा किसके अंदर, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। और अगर आपने बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट किया था अपना सोल्यूशन बनाना, तो कुछ अमाउंट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज चेंज हो जाएगा किसके अंदर,
अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर, है ना। और ये कब तक एक दूसरे में चेंज होंगे, जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी जारी है, तो एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है। और इक्विलिब्रियम कब तक अटेन होता है, जब तक ये जो इफेक्टिव स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अचीव ना हो जाए, वो भी कितना बेटा 52.5 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर है। मतलब कि आप जब अल्फा डी ग्लूकोज का कोई सोल्यूशन बनाओगे तो उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 112 होना चाहिए था, स्टार्टिंग में 112 ही होता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अल्फा डी ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बीटा के अंदर, और बीटा किस में कन्वर्ट होने लगता है, अल्फा के अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में इक्विलिब्रियम के टाइम पे सबसे ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट हुआ, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका हुआ, वेरी गुड बीटा का। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज से ज्यादा होती है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यही जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं और जो इनके स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटा रोटेशन बोलते हैं, सिंपल है। अब ये तो हो गया हमारा ब्यूटा रोटेशन क्या होता है। अब इससे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप अल्फा से स्टार्ट करो सॉल्यूशन बनाना या फिर आप बीटा से स्टार्ट करो, एंड में स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री, है ना बेटा। मतलब देखो बेटा अल्फा फॉर्म की हम बात करें, देखो अल्फा फॉर्म की बात करें या फिर हम बीटा फॉर्म की बात करें, अल्फा फॉर्म के लिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 112 डिग्री, और इसके लिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना बेटा 90 डिग्री, है ना। अब अगर आप अल्फा से स्टार्ट करो तब भी ये कहां पे थोड़े टाइम बाद इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री, है ना। अगर आप बीटा से स्टार्ट करो तब भी क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद 52.5 डिग्री हो जाएगा। मतलब अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक दूसरे के साथ क्या मेंटेन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप किसको बताओगे, वेरी गुड बीटा फॉर्म स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा फॉर्म के अंदर जो सारे ग्रुप होते हैं वो कहां पे लाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करते हैं। वेयर एज अल्फा फॉर्म के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन मतलब मैं आपको बता दूं जल्दी से बना के, देखो ये होता है आपका, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना बेटा। ये यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे OH नीचे की तरफ होता है, एक जगह पे OH ऊपर की तरफ होता है। तो बेटा ये नीचे की तरफ मतलब ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये आपका अल्फा फॉर्म है और ये आपका बीटा फॉर्म है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बीटा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे देखो OH 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 और यहाँ पे CH2OH, वैसे यहाँ पे भी OH 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 और यहाँ पे भी CH2OH। ये यहाँ पे क्या है, ये इतने से सारे इक्वेटोरियल पे हैं, पर ये एक भाई साहब एक्सियल पे, यहाँ पे सारे के सारे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करूं, अल्फा और बीटा में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बीटा फॉर्म। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब अगर अल्फा ज्यादा है, सॉरी बीटा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अल्फा, तो मुझे एक बात बताइए आप कि सबसे ज्यादा परसेंटेज भी किसका होगा, वेरी गुड बीटा फॉर्म का सबसे ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए। अब उसको हम देख भी लेते हैं। सपोज अल्फा फॉर्म, आपने एक मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर के अंदर आपने सपोज एक्स अमाउंट किसका डाला है, अल्फा फॉर्म का। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना प्रेजेंट है, एक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बीटा कितना प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 माइनस एक्स, है ना। तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स। बट इनका जो इफेक्टिव स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना आ रहा है, 52.5 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं एक वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, कैसे फाइंड कर सकता हूं, ये देखो बेटा इफेक्टिव कितना 52.5 डिग्री है ना। एक्स के लिए कितना होगा अल्फा 112, तो x मल्टीप्लाई बाय 112 डिग्री प्लस बीटा फॉर्म कितना प्रेजेंट है 100 माइनस एक्स, पर बीटा का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 19 डिग्री डिवाइड बाय 100। और जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहां से आती है खट 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 करके 36%, ठीक है बेटा। अब आप ये सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 36%, मतलब 36% सॉरी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये x की वैल्यू 36% आ गई है तो इसका मतलब क्या बेटा, अल्फा फॉर्म कितना प्रेजेंट होगा 36%, और बीटा फॉर्म कितना प्रेजेंट होगा बेटा 100 माइनस 36, दैट विल बी कितना होगा भैया 64, ठीक है बेटा। ये आ गया 36, ये आ गया 64। अब आप मुझे बताइए ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनोमेरिक इफेक्ट,
बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। ये 64% है, ये 36% है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाँ इसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इस परसेंटेज को म्यूटा रोटेशन नहीं बोलते। जब आप क्या करते हो कि अल्फा फॉर्म से आपने स्टार्ट किया था तो 112 डिग्री उसका क्या था, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, अल्फा फॉर्म थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बीटा फॉर्म के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा फॉर्म का एक साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन में पहले ओपन हो जाएगा, है ना, और ओपन होने के बाद वापस से क्या होगा, वापस से वो साइक्लिक बनेगा। तो टेंडेंसी क्या है कि वो अल्फा भी बन सकता है और बीटा भी बन सकता है। तो थोड़ा सा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अल्फा थोड़ा सा बीटा में कन्वर्ट होता है, बीटा थोड़ा सा अल्फा में कन्वर्ट होता है। और कितना क्या क्या कन्वर्ट होता है, एक्स का अमाउंट होता है 36% अल्फा वाले का और बीटा वाले का होता है 64%। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता जाता है, कम होते जाता है, या फिर एक इक्विलिब्रियम अटेन करने तक वो चेंज होता है। ठीक है, और ये कब तक चेंज होगा, जब तक कि दोनों के अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश न हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको पूछ दे कि मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पूछेगा कि अल्फा फॉर्म का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बता दो कितना है, 112 डिग्री। बट अगर आपको बोल दे कि अल्फा फॉर्म के सोल्यूशन का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बताओ, तब आपको क्या बोलना है, स्पेसिफिकली 52.5 डिग्री। क्यों, बिकॉज अगर उसने सिर्फ अल्फा फॉर्म पूछा है तो आप क्या बोलोगे 112 डिग्री। बट अगर उसने बोला अल्फा फॉर्म का सोल्यूशन मतलब किसके अंदर प्रेजेंट है, पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर है तो क्या होगा, अल्फा फॉर्म थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, बीटा फॉर्म के अंदर, जिसके वजह से म्यूटा रोटेशन की वजह से क्या होगा, इनका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि डी ग्लूकोज का कितना स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है, तो डी ग्लूकोज का होता है बेटा 52.5 डिग्री। अल्फा का कितना होता है 112, बीटा का कितना होता है बेटा 19। ठीक है, बट अगर आपको कोई पूछे अल्फा के सोल्यूशन का कितना है, तो आपको क्या बोलना है, स्पेसिफिकली 52.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन वाले फेज में क्या होगा कि थोड़ा सा अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा बीटा के अंदर, जिसकी वजह से बीटा रोटेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये भाई साहब का 112 नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा 52.5 डिग्री। सिंपल है। अब नोट्स में आपको किस तरीके से लिखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है कि अल्फा फॉर्म इसका 112 होता है, बीटा फॉर्म 19 होता है, दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप अल्फा से स्टार्ट करो तब भी आप 52.5 पे पहुंच जाओगे, अगर आप बीटा से स्टार्ट करो तब भी आप 52.5 पे पहुंच जाओगे। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम 100 - x मान लेते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36% आ जाएगी। तो भाई साहब अल्फा फॉर्म कितना प्रेजेंट होता है 36% और बीटा फॉर्म कितना प्रेजेंट होता है 64%। अब हमको पता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बीटा अल्फा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीटा की स्टेबिलिटी अल्फा से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब म्यूटा रोटेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं पढ़ दे रहा हूं, आप उसको लिख लेना। देखो, म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस विद टाइम टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। बहुत सिंपल है कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस विद टाइम टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, म्यूटा रोटेशन। सिंपल, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना बहुत है। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना आपको, कि आपको जब भी वो पूछे 2-3 चीज पूछ सकता है कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बीटा वाला। क्यों, एनोमेरिक इफेक्ट, साथ में सारे के सारे एक्सेलर प्रेजेंट है, इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि बीटा फॉर्म का बताओ आप मुझे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अगर बीटा फॉर्म की बात कर रहा मतलब सिर्फ बीटा के सॉलिड वाले फेज की बात कर रहा हूँ, पानी में डाला नहीं उसको। अगर बीटा फॉर्म का 19 डिग्री, बट बीटा फॉर्म के सोल्यूशन की बात करेगा तो 52.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको पानी में डाल के सोल्यूशन बनाओगे, तो सोल्यूशन बनाने के वजह से ये भाई साहब क्या होगा, अंडर वो म्यूटा रोटेशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा विद टाइम। कब तक चेंज होगा, जब तक दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन न हो जाए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।